हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 21 जनवरी 2022 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने एडिटोरियल एनालिसिस के वीडियो को एक डाटा पॉइंट से शुरू करते हैं। तो आज के डाटा पॉइंट में जो डिस्कशन दिया हुआ है वो पेट्रोल की प्राइस को लेकर दिया हुआ है। पेट्रोल की प्राइस किस तरीके से बढ़ रही है और अभी एकदम स्टेडी क्यों है, एकदम अभी स्थिर अवस्था में क्यों है, उसकी जानकारी इस डाटा पॉइंट में दी गई है। डाटा पॉइंट में ये भी बताया गया है कि पेट्रोल के प्राइस आप देखते हैं हमेशा ही बढ़ते हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की जो प्राइस होती है उस पर डिपेंड होती है और इसीलिए जो है डेली ये चेंज भी होती है। लेकिन कम क्रूड प्राइस बढ़ने पर तो यह प्राइस बढ़ती है, लेकिन क्रूड प्राइस कम होने पर यह प्राइस घटती नहीं है। ऐसी स्थिति में जो पेट्रोल की प्राइस है वो हमेशा ही बढ़ती जाती है। दूसरी ओर जो सेंटर के द्वारा इस पर टैक्स लगाया जाता है वो एक्सिस ड्यूटी इस पर लगाई जाती है, और इसके अलावा जो इस पर सेकंड जो चार्ज लगाया जाता है वो वैट लगाया जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है, जो कि स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। तो इन सारे टैक्सेस और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जो पेट्रोल का प्राइस है वो हमेशा ही बढ़ता है, घटता नहीं है। और अभी जो पेट्रोल की प्राइस है वो अभी स्थिर है। अभी जो स्टडी पेट्रोल की प्राइस हो रखी है उसमें भी, उसका भी कारण इसमें जो अभी अपकमिंग जो स्टेट्स हैं उसमें इलेक्शन जो हैं वो इसका कारण बताए जा रहे हैं कि अभी जो 5 स्टेट्स में जिसमें यूपी भी इंक्लूडेड है उनमें अभी इलेक्शंस हैं, और इन इलेक्शंस की वजह से जो है वो ये जो प्राइस है वो अभी स्थिर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसमें जो दो तीन कारण हैं उसके यहाँ पे जो डिस्कस किए गए हैं कि किस प्रकार से जो क्रूड प्राइस है वो यहाँ पर बढ़ती है। क्रूड प्राइस और जो पंप की प्राइस है उसमें रेशियो आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए काफ़ी सारा डिफरेंस यहाँ पे देखने को अपने को मिल रहा है। ये जो डीप स्ट्रिप यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये नवंबर के समय का है। नवंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कई स्टेट्स गवर्नमेंट ने अपने जो टैक्सेस हैं वो कम किए थे। तो इस प्रकार क्रूड प्राइस बढ़ने के बजाय इस जो टाइम पीरियड में क्रूड प्राइस सॉरी पेट्रोल की जो प्राइस है वो कम हुआ था। पेट्रोल और डीजल दोनों पे ही इसे घटाया गया था अलग अलग रेंज में। तो इस प्रकार से ये जो रेट है वो उस समय पे कम हुआ था। उसके अलावा कभी भी मोस्टली जो रेट है वो कम नहीं होता है। जो पेट्रोल की कंपनी हैं, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, वो जो प्राइस है जब बढ़ता है तो उसे बढ़ाती ज़रूर है, लेकिन जब क्रूड प्राइस का जो प्राइस है वो घटता है तो उसे घटाया नहीं जाता है। तो दूसरा जो ट्रेंड है वहाँ पे जो ट्रेंड में चेंज यहाँ पे देखा गया है वो देखा गया है सिर्फ नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जो प्राइस है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा ही रिड्यूस किया गया था। तो इस वजह से ये जो ट्रेंड है वो डाउनफॉल पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसके अलावा तीसरा पॉइंट है वो जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस की वजह से भी जो अभी प्राइस है वो स्थिर है। प्राइस में कोई भी बढ़ोतरी अभी नहीं की जा रही है, क्योंकि ऑयल का जो प्राइस है वो चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो। अभी जो इलेक्शंस हैं 5 स्टेट्स में इलेक्शन है, जिसमें कि यूपी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पंजाब में भी अभी इलेक्शन है। तो ऐसी स्थिति में जो क्रूड का प्राइस है वो चाहे चेंज कैसा कितना भी हो रहा हो, लेकिन पेट्रोल के प्राइस को अभी स्थिर रखा गया है। और ऐसी स्थिति में जो कंपनीज होती हैं, पेट्रोलियम कंपनीज होती हैं, वो गवर्नमेंट के प्रेशर में या कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर में ऐसा डिसीजन लेती हैं तो उन्हें जो लॉस होता है वो उस लॉस को जो पूरे साल जो उनकी प्राइस में उतार चढ़ाव आते हैं उसमें वो सिर्फ प्राइस को अप करके ही इस प्रकार का जो इनका लॉस होता है उसकी भरपाई करते हैं। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है कि जो रेवेन्यू थ्रू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें जो रेवेन्यू होता है वो एक्साइज ड्यूटी से आता है, और जो स्टेट का रेवेन्यू होता है वो वैट से आता है। तो एक्साइज ड्यूटी सरकार ने अभी हाल ही में नवंबर में सिर्फ इसको कम किया है। वर्ष 2021 में सरकार का देखा जाए तो लगभग 3 लाख करोड़ के समथिंग जो है रेवेन्यू है
वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरेट किया था। तो इस प्रकार से जो पेट्रोल है वो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट सरकार के लिए बना हुआ है। इसके अलावा इलेक्शन और जो क्रूड ऑयल की प्राइस का रिलेशन है वो सिर्फ इतना ही इसमें बताया गया है कि जब इलेक्शन होते हैं तो क्रूड ऑयल का जो भी प्राइस होता है उसे स्थिर रखा जाता है, और स्थिर रख के उसका जो भी नुकसान होता है उस नुकसान को पेट्रोलियम कंपनीज जो हैं वर्ष भर, चाहे क्रूड प्राइस का ऑयल डाउन हो चाहे अप हो, तो ऐसी स्थिति में भी सिर्फ प्राइस हमेशा बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। तो इस स्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है कि क्यों प्राइस की जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो अभी स्थिर बनी हुई हैं, और क्यों क्रूड ऑयल का प्राइस भी कम होने पर भी जो दाम हैं वो पेट्रोल डीजल के कम नहीं होते हैं। तो थोड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आज के डाटा पॉइंट में दी गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब पहले एडिटोरियल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो सुप्रीम कोर्ट और उसके कोविड-19 से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं उनके बारे में की गई है। कि आर्टिकल में यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के जो विक्टिम्स हैं उनको अ, न्याय दिलाने के लिए, या यूं कहें एक कंपनसेशन दिलाने के लिए काफ़ी सारी जद्दोजहद की है। काफ़ी सारे जो डिसीजंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनाए हैं, जिसकी बदौलत मात्र जो 50,000 का कंपनसेशन है वो सरकार देने को राजी हुई है। आपको ध्यान होगा कि जब से कोविड-19 हमारे देश में शुरू हुआ है, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और ऐसे में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके जो परिवार के अर्निंग मेंबर थे, जो कमाने वाले लोग थे, उनकी भी डेथ जो है इस पेंडेमिक में हो गई है। और सरकार ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसे एक महामारी का दर्जा दिया है, और ऐसी स्थिति में जो इसमें जो डेथ होती हैं उन्हें कंपनसेशन देना जो है स्टेट्स का दायित्व बन जाता है। तो इसी की डायरेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को ही डायरेक्शंस प्रदान की थी। उन डायरेक्शंस के चलते कई स्टेट्स हैं उन्होंने अभी कंपनसेशन देना शुरू भी नहीं किया है, और कंपनसेशन देने के बजाय जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन उन स्टेट्स में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस को देखने को मिला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसका जो डाटा है वो मांगा है कि क्यों आप इतना जो रिजेक्शन है वो इसमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो बीमारियों से जो डेथ हो रही हैं वो भी पेंडेमिक के समय में एक जो डेथ हुई थी उसका क्राइटेरिया डिसाइड करने में भी स्टेट्स को काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा था, और स्टेट्स के द्वारा जो भी कोविड की जो डेथ थी उस कोविड की डेथ को अदर मृत्यु में जो है वो उसका पंजीकरण किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में जो जेन्युइन जो लोग थे जिनकी मृत्यु वाकई में ही कोविड के द्वारा हुई थी, उनको जो कंपनसेशन है वो नहीं मिल पा रही थी, उन्हें राहत जो है वो नहीं मिल पा रही थी। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने अभी डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि पेंडेमिक के समय में जब भी या अभी कोरोना से कोई भी आदमी अगर पॉजिटिव आता है, तो ऐसी स्थिति में पॉजिटिव आने के 30 दिन के बाद तक अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से, तो उसे कोविड-19 के द्वारा ही उसकी मृत्यु मानी जाएगी। तो इस प्रकार का डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस डिसीजन से यह फ़ायदा होगा कि जो डिसीजन है, जो भी स्टेट के द्वारा निर्णय लिया जाना है कंपनसेशन को लेकर, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी पेशेंट पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव के बाद में अगर 30 दिन में देखा जाएगा कि उसकी मृत्यु होती है कि नहीं, ऐसी स्थिति में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो कंपनसेशन का अधिकारी होगा, उसे कंपनसेशन देना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का डायरेक्शन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और जो बेंच है उसने ये भी कहा है कि जो फैमिली होती हैं, जो लोग कोविड में मारे जा रहे हैं, उनको कंपनसेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें अगर इमीडिएट कंपनसेशन नहीं दिया गया तो ऐसी स्थिति में वो अपने परिवार को संभालने में समर्थ नहीं होंगे, और जो कंपनसेशन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही तीव्र गति से किया जाना चाहिए, जिसमें कि स्टेट के द्वारा जो एफर्ट हैं वो बहुत ही कम लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए स्टेट को ये डायरेक्शन दिया है
सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है वो इस प्रोसेस को थोड़ा तीव्र कीजिए, और प्रोसेस को तीव्र करने के बजाय के साथ में ही जो रिजेक्शन है, जो एप्लीकेशंस हैं वो कैंसिल हो रही हैं, वो एप्लीकेशंस क्यों कैंसिल हो रही हैं उसका डाटा भी आप हमें प्रस्तुत करें, जिससे कि ये देखा जा सके कि इन लोगों को जो कंपनसेशन है वो क्यों नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो स्टेट की जो मंशा थी पहले कंपनसेशन ना दे पाने की, उस कंपनसेशन ना दे पाने की मंशा को काफ़ी चेंज किया है, और इन्होंने लगातार डिसीजन देकर जो पब्लिक वेलफेयर में यह कार्य किया है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो इस प्रकार की स्थिति जो इसमें देखने को मिलेगी, और कोविड-19 से जिन लोगों की भी डेथ हो जाती है उन्हें कंपनसेशन प्राप्त करने में थोड़ी आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, आईएएस के जो कैडर और जो नाम है उससे आप भलीभांति परिचित हैं। जो आईएएस होता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका फुल नेम होता है, और ये ऑल इंडिया सर्विस में इसको काउंट किया जाता है, जिसकी तैयारी आप सब लोग कर रहे हैं, जिस ड्रीम जॉब की आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इसको इसमें जो कैडर के रूल्स होते हैं उसमें अभी हाल ही में जो कुछ संशोधन हैं उन्हें प्रपोज किया गया है, और इन संशोधनों का जो काफ़ी सारे लोगों के द्वारा, काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा इनकी निंदा की जा रही है, तो उन्हीं के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। जब हमारे देश में जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनके जो जनक हैं उन्हें सरदार पटेल को माना जाता है। उन्हें उन्हें ही इस जो कैडर को डिसाइड किया था, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनकी इम्पोर्टेंस को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 10 अक्टूबर को उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे लिए नीडेड है, और आईएएस और आईपीएस दोनों ही सर्विसेज को उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज में शामिल किया था, और स्टेट्स और सेंटर दोनों को यह सलाह भी दी थी कि जो स्टेट के और जो सेंटर के जो लोग हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्हें उनके साथ में एक सामंजस्य बनाकर कार्य करें, और जो देश के विकास को पटरी पर लेके जाए। तो हाल ही में इस न कार्डर के जो रूल्स हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं, और इन चेंजेस का जो है वो काफ़ी सारे स्टेट्स और काफ़ी जो वेल नोन पर्सन है उनके द्वारा इनका जो विरोध है वो किया जा रहा है कि जो स्टेट और सेंटर, बेसिकली जो सेंटर में जो आईएएस के अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल जो स्टेट होते हैं उन स्टेट्स के द्वारा ही वो वहाँ पर सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजे जाते हैं। जो सेंट्रल डेपुटेशन पर जो स्टेट के आईएएस ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पर कुछ समय के लिए अपनी सेवाएं देते हैं। इस प्रोसेस में जो सेंटर अगर किसी भी अफसर को अपनी तरफ से अभी तक नहीं बुला पाता था कि वो एक ऑर्डर जारी करे और सेंट्रल डेपुटेशन पे कोई भी अफसर आ जाए। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले भी इस प्रकार की जो कार्रवाई है उसे अंजाम दिया है, लेकिन स्टेट्स ने इसे माना नहीं है। पूर्व में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 आईपीएस ऑफिसर जो तमिलनाडु के थे उनके खिलाफ एक ऑर्डर जारी किया था और उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पे बुलाया था। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि हाल ही में जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे उन्हें भी एक यूनानिमस ऑर्डर जारी करके उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पे बुलाया गया था। इसके अलावा कई ऐसे इंसिडेंट हैं वो देखने को मिलते हैं जिनमें सेंट्रल डेपुटेशन के लिए जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है। हालांकि उन्हें ये ऑर्डर जारी करने का राइट नहीं है स्टेट के द्वारा हमेशा, और जब भी डेपुटेशन भेजा जाता है तो उसके लिए एक ऑफ़र लिस्ट तैयार की जाती है। उस ऑफ़र लिस्ट में उन अफसरों के नाम होते हैं जो अफसर सेंट्रल डेपुटेशन पे जाने के इच्छुक होते हैं। सेंट्रल डेपुटेशन में एक और खास बात है कि इसमें जो सेंट्रल डेपुटेशन पे जो भी अफसर जाता है उसे उसकी विल के अगेंस्ट नहीं भेजा जाता है। जो भी सेंट्रल डेपुटेशन में काम नहीं करना चाहता है उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पे बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर सेंट्रल डेपुटेशन पे भेजा जाता है तो उसे वहाँ पर कार्य करने में जो बाधाएं हैं वो देखनी पड़ती हैं। सीनियर और जूनियर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो वहाँ पे बढ़ता है। तो इसी प्रकार की जो स्थिति है वहाँ पे देखने को मिलती है। तो क्या क्या जो चेंजेस हैं वो जो
आईएएस के काडर जो रूल हैं 1954 ये रूल होते हैं। इनमें जो भी चेंजेस हैं वो किए गए हैं। उसमें जो चार चेंजेस किए गए हैं, जिसमें दो चेंजेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसमें सबसे पहला जो चेंज किया गया है, उसमें जो काडर है वो काडर के लिए जो भी ऑफ़र लिस्ट होगी, वो ऑफ़र लिस्ट पहले स्टेट ही तैयार करेगा, और स्टेट के द्वारा ऑफ़र लिस्ट तैयार करने के बाद में जो सेंटर को है वो उसे भेजेंगे, और सेंटर के द्वारा अगर वो ऑफ़र लिस्ट पसंद नहीं आती है, उसके अलावा कोई भी अगर और ऑफिसर उन्हें पसंद आता है जिसे वो बुलाना चाहते हैं, लेकिन सेंटर जो स्टेट है वो उसे भेजना नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जो फाइनल डिसीजन होगा, वो फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लिया जाएगा। तो पहला अमेंडमेंट ये है जिसमें कि एक स्टेट के राइट को इन्होंने छीनने की बात यहाँ पर की है, कि वो जो ऑफ़र लिस्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल डेपुटेशन पे अफसर भेजना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर लगाना चाहते हैं, वो उनकी विल के खिलाफ भी हो सकते हैं, जैसा कि फाइनल डिसीजन सेंटर के ऊपर ही छोड़ा गया है। तो इस प्रकार की बात पहला जो चेंज है उसमें की गई है। दूसरा जो चेंज है उसमें ये बताया गया है कि जो स्टेट का जो कार्डर है, जो भी आईएएस अफसर वहाँ पे लगे हुए हैं, उसमें से एक फ़िक्स नंबर का जो आईएएस ऑफिसर्स का जो कैडर होगा, उसमें एक फ़िक्स नंबर जो है सेंट्रल डेपुटेशन पे भेजना होगा। तो ये भी एक स्टेट के ऊपर बाउंडेशन है, वो किस प्रकार से स्टेट्स के द्वारा अपना कार्य करना चाहते हैं, आईएएस अफसरों के द्वारा उनसे किस प्रकार से वो अपना सामंजस्य बना के चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेसिकली होगा ये है कि ये जो डिसीजन होगा कुछ परसेंटेज बेस होगा, कि स्टेट के इतने परसेंट लोगों को आपको हर वर्ष सेंट्रल डेपुटेशन पे भेजना होगा। इसमें ये नुकसान होगा कि जो स्टेट हैं वो आईएएस की जो रिक्रूटमेंट है वो पहले ही नाम मात्र की हैं, और उन्हें और भी कम कर दिया जाएगा। कम रिक्रूटमेंट होगी तो जो डेपुटेशन है वो भी कम होगा। तो ऐसी स्थिति में जो रिक्रूटमेंट हैं, जो भी भर्तियां हैं आईएएस की, उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो दो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन अमेंडमेंट्स में लिए गए हैं, इन अमेंडमेंट्स की काफ़ी सारी जो इनका विरोध है वो किया जा रहा है, और इन अमेंडमेंट्स को वापस से लेने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो हमारा देश का नेचर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है, उसको भी यहाँ पे छोड़ा गया है। एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में भी यह कहा है कि जो एस आर बोमई और यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ 1994 में यह जजमेंट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो स्टेट हैं उनका भी इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडिविजुअल जो प्रेजेंस है उनकी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो जो उनके जो राइट्स हैं और जो उनके प्लेग्राउंड्स हैं, उन्हें नकारा नहीं जा सकता, और सेंटर को कोई भी राइट नहीं है कि उनके किसी भी जो राइट को वो तोड़ मरोड़ के पेश करें। तो इस प्रकार से जो सेंटर के ऑर्डर के जो रूल्स हैं उन्हें चेंज किया गया है, और इन रूल्स को मानने से स्टेट ने अभी तक तो इनकार किया है, और इनका विरोध भी काफ़ी सारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो डाटा है इस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों इस आर्टिकल में जो बात की गई है वो रामेश्वर नाथ गांव के बारे में बात की गई है। रामेश्वर नाथ बेसिकली जो भारत में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, लॉ जिसे कहा जाता है, उसके जो फाउंडिंग हेड इन्हें माना जाता है। और रामनाथन केव में काफ़ी सारी ऐसी क्वालिटीज़ थी जिनके कारण से इन्हें इंटेलिजेंस में इतना नाम मिला, इतनी शोहरत मिली। इंदिरा गांधी के भी वे काफ़ी करीब थे, और उनकी भी एडवाइज़री जो होती थी वो उसमें ये शामिल रहते थे। तो इस प्रकार के जो कई कार्य हैं वो इनके द्वारा किए गए हैं। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात अगर इस आर्टिकल में देखी जाए तो वो यही है कि ये जो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है, जिसे रॉ के नाम से जाना जाता है, उसके फर्स्ट फाउंडिंग हेड थे, और इनका जो नाम है वो रामेश्वर नाथ केओ है। तो इसको आप बहुत याद रखिएगा, और यही पॉइंट जो है वो इसमें
काम का है जिसे याद रखा जा सकता है। काफ़ी सारी जो इनकी खूबियां हैं, किस प्रकार से इन्होंने जो डेवलपमेंट किया, किस प्रकार से इनका जो कैपेबिलिटी रही इंटेलिजेंस में, ये इंटेलिजेंस को किस प्रकार से आगे बढ़ाया इन्होंने, उस प्रकार उस सारी चीज़ों को इसमें डिस्कशन किया गया है। इस आर्टिकल को आप एक बार रीड कीजिएगा। बाकी जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो खास बात है वो सिर्फ इतना ही है कि जो के जो हेड हैं, फाउंडिंग हेड हैं, उनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, हाल ही में कश्मीर में जो प्रेस क्लब होता है, आपको पता होगा कि जो पत्रकार होते हैं उन पत्रकारों के लिए हर ज़िले में या स्टेट में एक प्रेस क्लब की व्यवस्था की जाती है। इस प्रेस क्लब में जो मेंबर्स होते हैं वो ये जर्नलिस्ट ही होते हैं। सारे जो जर्नलिस्ट होते हैं वैसे तो सूचना और जनसंपर्क विभाग से रजिस्टर्ड होते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन होता है उससे रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन इनका एक पर्सनल रजिस्ट्रेशन भी होता है जो कि प्रेस क्लब में होता है। और प्रेस क्लब की प्रेजेंस ये दर्शाती है कि किसी स्टेट में या किसी ज़िले में इनकी जो प्रेस की जो आज़ादी है वो किस लेवल की है। इनके रेगुलरली हर जगह पे इलेक्शंस कराए जाते हैं। प्रेस क्लब का प्रेसिडेंट भी जो है वो चयनित होता है। तो इस प्रकार की कार्रवाई इस प्रेस क्लब में करी जाती है। हाल ही में कश्मीर में जो प्रेस क्लब था उसे बंद करने का डिसीजन लिया गया है। इस डिसीजन के रिगार्डिंग ही इस आर्टिकल में बात की गई है कि काफ़ी समय के बाद, लगभग 30 सालों के संघर्ष के बाद में जो प्रेस क्लब है वो वहाँ पर ओपन हो पाया था। उससे पहले जो यहाँ के जर्नलिस्ट थे वो बिना प्रेस के ही अपना कार्य करते थे और जो अपनी न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक तक पहुँचाते थे। लेकिन अभी हाल ही में इस डिसीजन को लिया गया है जो कि कश्मीर में जर्नलिज्म को डाउनफॉल पे लेके जाएगा। दूसरी ओर कश्मीर में जो अभी हाल ही में देखेंगे तो 2 साल में जर्नलिस्ट के ऊपर जो भी अटैक्स थे या उनकी डेथ थी वो अभी ज़्यादा होने लगी है। लगभग 20 हादसे जो हैं वो जर्नलिस्ट के साथ में कश्मीर में हो चुके हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है। ये स्थिति जब ज़्यादा देखने को मिली जब जो स्पेशल जो दर्जा था कश्मीर का वो वर्ष 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा हटा लिया गया। उसके बाद में यह स्थिति देखने को ज़्यादा मिली है जब जो पत्रकार हैं उन पत्रकारों ने अपनी जो बात है वो अधिक स्वतंत्रता से रखनी शुरू की और उसके बाद में जो इन पत्रकारों पर जानलेवा हमले भी बढ़ गए। तो ऐसी स्थिति में प्रेस क्लब का बंद हो जाना एक बहुत ही खराब जो इंडिकेशन है वो दे रहा है और ये बताता है कि किस प्रकार की स्थिति में अब वहाँ के जो पत्रकार हैं वो अपनी पत्रकारिता करेंगे। और प्रेस क्लब की अनुपस्थिति में उनका जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सुनने वाला और आगे बढ़ाने वाला अभी कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो पत्रकार हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में एबल नहीं हो पाएंगे, समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो इसी आर्टिकल में इस प्रकार की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से इस प्रेस क्लब को बंद कर कर वहाँ की सरकार ने या जिन्होंने भी ये डिसीजन लिया है वो बहुत ही गलत किया है। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में यही बात बताई गई है। तो दोस्तों, आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में बस इतना ही। आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।